हाय फ्रेंड, मैं पूर्वा आप लोगों का स्वागत करती हूँ एमपी सक्सेस आर्ट्स में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ वन लाइन फैक्ट जो है आपके केमिस्ट्री सब्जेक्ट से रिलेटेड। ये जो वन लाइन फैक्ट हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके केमिस्ट्री सब्जेक्ट के, क्योंकि मैंने देखा है कि जितने भी जो एमपी के जो एंट्रेंस टेस्ट यानी कि प्रवेश परीक्षा वगैरह हैं, वो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह हैं, उनमें एज इट इज़ ऐसी क्वेश्चन इन्हीं वन लाइन फैक्ट में से मिल जाते हैं। जो जितने भी ये जो एंट्रेंस टेस्ट प्रवेश परीक्षा भी होने वाली हैं आपकी जून जुलाई में, तो उनमें जो आने वाले हैं ये जो वन लाइन फैक्ट, जैसे केमिस्ट्री के उनमें जो आपके एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं, तो केमिस्ट्री में एज इट इज पूछ लेते हैं कि जैसे नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला पूछ लिया है, किसी भी गैस का मोलिकुलर फॉर्मूला या उनका आईयूपीएसी नेम वगैरह ऐसे पूछ लेते हैं। और कोई भी प्रोडक्ट जो जितने भी मटेरियल हैं, कोई गैसेस हैं, है ना, सॉलिड लिक्विड गैस में जो चेंज वगैरह करने के लिए है, और क्या क्या इंपॉर्टेंट है किसी गैस का, और अदर नेम एक्स्ट्रा मतलब कि और किस नाम से भी जाना जाता है, इस टाइप से पूछ लेते हैं, तो एज इट इज फैक्ट आ जाते हैं। तो जितने मैं इंपॉर्टेंट ये वन लाइन फैक्ट बता रही हूँ, ये सारे आपको एक बार ज़रूर पढ़ना है अभी, और एग्जाम में जब आप जाएं तो उससे पहले एक बार इसको रिवीजन करके ज़रूर जाएं, ठीक है, क्योंकि 2-4 क्वेश्चन आपको इन्हीं में से मिल ही जाएंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें है कि कुछ प्रमुख तथ्य इसमें क्या हैं। तो सबसे पहले ये आपका कि पुरातत्व अवशेषों अथवा फॉसिल्स की आयु निर्धारित करने के लिए रेडियो सक्रिय कार्बन C14 का उपयोग सबसे अधिक किया जाता है। ठीक है, तो इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम पेपर में आया है कि जो पुरातत्व अवशेष वगैरह हैं, जो खंडर वगैरह और जो ज़मीन के अंदर कोई वस्तु वगैरह, जो पुराने सिक्के या जो पुराने धातु वगैरह पाई गई हैं, कोई जैसे पुराने बर्तन बाड़े वगैरह या जो इस टाइप के मटेरियल पाए गए हैं, और जो फॉसिल्स के जो जानवर वगैरह धरती में बहुत सालों से दबे हुए थे, उनकी हड्डियाँ वगैरह के अवशेष मिलते हैं, तो जो उनकी आयु निर्धारित करी जाती है कि ये कितने साल पुराना है, तो वो रेडियो सक्रिय कार्बन यानी कि C14 का उपयोग करके किया जाता है। अब सेकंड क्वेश्चन आता है, यदि किसी द्रव में घुलनशील पदार्थ मिलाया जाए तो द्रव का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। तो ये भी ऐसे पूछ लिया जाता है कि यदि किसी द्रव में यानी कि किसी लिक्विड में, जैसे सपोज लिक्विड कोई है तो वाटर है, उसमें अगर घुलनशील पदार्थ मतलब सॉल्ट मिलाया जाए और उसे घोल दिया जाए तो वो पूरा उसमें घुल जाता है। तो जो घुलनशील पदार्थ अपन ने मिलाया है तो उससे क्या होगा, जो द्रव है लिक्विड है उसका जो पृष्ठ तनाव यानी कि जो सरफेस टेंशन है वो क्या होगा, बढ़ जाता है, सरफेस टेंशन बढ़ जाता है। ठीक है, इस टाइप से ये रहेगा। अब जो थर्ड आता है वो है, यदि क्लोरोफॉर्म को सूर्य के प्रकाश में वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाए तो वह विषैली गैस फॉस्जीन में बदल जाता है। तो ये भी आ सकता है कि जैसे क्लोरोफॉर्म को अगर सूर्य के प्रकाश में वायुमंडल में छोड़ दिया जाए तो कौन सी विषैली गैस में वह बदल जाता है या बन जाती है, तो वो हो जाएगा आपका फॉस्जीन। तो ये फॉस्जीन गैस में बदल जाती है, इसको याद रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, सारे ही इंपॉर्टेंट है, आपको एक बार जरूर पढ़ के जाना है। अब वायुमंडलीय मुक्त नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित करने की क्रिया, एक सेकेंड, इसमें अब ये आ जाता है कि वायुमंडल में मुक्त नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तन करने की क्रिया तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाती है। ठीक है, अब आता है ये मिट्टी के क्षारत्व को घटाने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो मिट्टी में जो क्षार होता है उसको अगर कम करना है तो जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद आता है जो टेल्कम पाउडर है, तो टेल्कम पाउडर के निर्माण में थियोफेस्टस खनिज का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो टेल्कम पाउडर होता है उसको बनाने के लिए थियोफेस्टस खनिज का उपयोग किया जाता है। उसके बाद आता है कि पानी की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए पोटेशियम क्लोराइड सर्वाधिक उपयुक्त है। तो ये भी बहुत बार क्वेश्चन आया है कि पानी की जो स्थायी कठोरता है उसको दूर करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है, तो पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, उसके बाद आता है बर्फ़ जमने में जिलेटिन बर्फ़ को पिघलाने से रोकने के लिए मिलाया जाता है। ठीक है, जब आप जो फैक्ट्री वगैरह रहती है उनमें जो बर्फ़ जमती है तो उसमें पानी में जिलेटिन मिला देते हैं, जिससे कि जो बर्फ़ है जो जम जाए, फिर वो मतलब कि बहुत देर तक पिघले ना, इसलिए। ठीक है, तो जो शुष्क बर्फ़ होती है, शुष्क बर्फ़ को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड भी बोलती है। बहुत बार पूछ लिया गया है कि शुष्क बर्फ़ को मतलब क्या बोलते हैं, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर पूछ लेते कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड किसको बोलते हैं। ठीक है, तो शुष्क बर्फ़ को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। दो शुष्क बर्फ अर्थात ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को गर्म करने पर वह सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, जो शुष्क बर्फ या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है उसको अगर आप गर्म करेंगे तो वो सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है, लिक्विड में नहीं होती है। ठीक है, तो ये ऊर्ध्वपातन विधि हो गई इसमें। ठीक है, अब जो है पिक्रिक एसिड एक कार्बनिक यौगिक है। जो पिक्रिक एसिड है वो क्या है, एक कार्बनिक यौगिक है जिसका उपयोग प्रयोगशालाओं में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। ठीक है, अभिकर्मक के रूप में प्रयोगशाला में किया जाता है पिक्रिक एसिड का उपयोग, ये एक कार्बनिक यौगिक है। ठीक, उसके बाद आ जाता है ये सैक्रीन, एक सेकेंड, सैक्रीन के निर्माण
टॉल्यूइन में होता है। यह श्वेत क्रिस्टलीन एरोमेटिक यौगिक है जो शर्करा की अपेक्षा 550 गुना अधिक मीठा है, किंतु इसका कोई कैलोरी मान नहीं है। ठीक है, तो सैकरीन के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? तो टॉल्यूइन का। ठीक है, और यह क्या है? एक श्वेत क्रिस्टलीय एरोमेटिक यौगिक है। ठीक, ये इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब यहाँ पे आता है कि क्रीम क्या है? तो यहाँ पे जो है क्रीम एक प्रकार का क्या है? दूध होता है। क्रीम जो होता है वो दूध से ही तो बनता है, तो क्रीम जो है एक प्रकार का दूध होता है जिसमें वसा की मात्रा बढ़ जाती है तथा पानी की मात्रा कम हो जाती है। ठीक है, तो ये है क्रीम। ठीक, इस टाइप से आपके ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इनमें आता है कि ठंडे देशों में हिमांक कम करने के लिए कारों के रेडिएटरों में तो एथिलीन ग्लाइकॉल मिलाया जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि ठंडे देश जो रहते हैं वहाँ पे जो होता है टेम्परेचर कम रहता है, तो जो गाड़ी वगैरह, कार, टू व्हीलर वगैरह रहती हैं उनमें जो रेडिएटर होते हैं उनमें क्या होता है कि मतलब जो पेट्रोल डीजल वगैरह रहता है वो जम जाता है। तो वो उसके लिए क्या किया जाता है? ठंडे प्रदेशों में हिमांक कम करने के लिए जो कारों के रेडिएटर होते हैं उनमें एथिलीन ग्लाइकोल मिलाया जाता है। ठीक है, अब जो पुराने तैलचित्र होते हैं, ऑयल पेंटिंग्स होती हैं, उनके रंगों को फिर से उभारने के लिए उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड काम में आता है। ठीक है, अब सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। और ये पुराने तैलचित्रों वाला भी इम्पॉर्टेंट है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड काम में आता है तैलचित्रों में। ठीक है, और सोडियम को काय में रखा जाता है? तो मिट्टी के तेल में। अब आता है कि सबसे अधिक घनत्व वाला है सबसे भारी तत्व, तो ओस्मियम है। ठीक है, OS इसका सिंबल होता है ओस्मियम का। तो सबसे अधिक घनत्व वाला है सबसे भारी तत्व है। ठीक है, तो ओस्मियम। और सबसे कम घनत्व या सबसे हल्का एवं सबसे प्रबल अपाचायक तत्व है तो लिथियम। ठीक है, इन दोनों फैक्ट को भी याद रखना है। ये भी इट इज पूछ लेते हैं कि सबसे अधिक घनत्व वाला या भारी तत्व कौन सा है? तो ओस्मियम। और सबसे कम घनत्व, सबसे हल्का एवं सबसे प्रबल अपचायक तत्व तो लिथियम हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है कि सबसे प्रबल उपचायक या ऑक्सीडाइजिंग है, तो फ्लोरीन सबसे प्रबल उपचायक या ऑक्सीडाइजिंग है। ठीक है, अब फिर आता है कि सफ़ेद स्वर्ण प्लेटिनम को कहते हैं। तो सफ़ेद स्वर्ण किसे कहते हैं? तो प्लेटिनम को सफ़ेद स्वर्ण कहते हैं। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि सफ़ेद स्वर्ण कौन है? तो प्लेटिनम। अब सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है? तो सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व होता है चांदी। ठीक है, Ag जिसका सिंबल है, ये कभी कभी एज इट इज सिंबल भी पूछ लेता है कि चांदी या ठीक है, चांदी का सिंबल क्या है या रजत का? तो यहाँ पे हो जाता है Ag। ठीक है, और फिर आ जाता है रेडॉन गैसीय तत्वों में सबसे भारी है। ये भी आ जाता है कि गैसीय तत्वों में सबसे भारी कौन है? तो इसमें आ जाता है रेडॉन। ठीक है, फिर आ जाता है प्लोनियम जिसका सिंबल है PO के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं। तो कितने होते हैं? 27 होते हैं प्लोनियम के समस्थानिक। ठीक है, अब फिर आता है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहते हैं। ये नाम बहुत फेमस है कि सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है? तो H2SO4, और इसको क्या कहते हैं? ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहते हैं। ठीक है, फिर आता है नोबल धातु। नोबल धातु कौन कौन सी हैं? तो जो नोबल धातु हैं उनमें आता है Ag यानी कि चांदी, है ना, Ag सोना आ जाता, Ag चांदी, Au सोना, प्लेटिनम है ना, IR Hg मतलब जो पारा वगैरह, है ना, और HD RH Ru और ओस्मियम वगैरह, ये जो गैस हैं ये नोबल धातु हैं। ठीक है, नोबल गैसेस अलग होती है, नोबल धातु है। ठीक है, Au Ag Pt IR Hg Pd RH Ru और OS, ये सारी क्या है? नोबल धातु हैं या। ठीक है, अब आता है मेथेनॉल। मेथेनॉल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH3OH। मेथेनॉल का फॉर्मूला होता है को जब बहुत कम मात्रा में भी लिया जाए तो गंभीर विषाक्तन के साथ साथ यह अंधेपन का कारण बन जाता है। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जो मेथेनॉल है अगर बहुत कम मात्रा में लिया जाए तो गंभीर विषाक्तता के साथ ये क्या हो जाता है? अंधेपन का कारण बन जाता है। ठीक, फिर होता है कांच। हाइड्रोफ्लोरिक कांच जो होता है वो क्या करता है? हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल HF सिंबल होता है जिसका में घुलनशील सिलिकेट बनाता है। ठीक है, और इसी कारण जो HF है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है उसको क्या होता है? इसी कारण HF का भंडारण कांच के बर्तनों में नहीं किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर कांच में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल दिया जाए तो वो क्या करेगा? घुलनशील सिलिकेट बना लेता है। फिर होता है कि जो सोना है उसका घनत्व क्या होता है? पारा के घनत्व से ज़्यादा होता है, इसलिए सोना पारा में डूब जाता है। ठीक है,
अब फिर है बिस्फेनॉल बिस्फेनॉल ए या बिस्फेनॉल ए खाद्य संवेष्टन सामग्री फूड पैकेजिंग मटेरियल के विकास के लिए प्रयोग में लिया जाता है या प्रयोग में लाए जाने वाला रसायन है। ठीक है, तो जो मतलब कि बिस्फेनॉल है वो क्या किया जाता है, जो खाद्य संवेष्टन सामग्री हैं उनके विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन है। ठीक है, अब उसके बाद आता है जीनोन। तो जो जीनोन होता है वो क्या होता है, जीनोन को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। ठीक है, इस टाइप से ये जीनोन हो जाएगा। जीनोन को क्या कहेंगे, स्ट्रेंजर गैस। ठीक, फिर उसके बाद आ जाता है और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं इसमें जो रिलेटेड हैं। इसमें ये है कि जो 1 किलोग्राम शहद है उसमें लगभग कितनी कैलोरी होती है, तो 3500 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है 1 किलोग्राम शहद से। ठीक है, फिर उसके बाद आता है ये नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस कहते हैं, जिसकी खोज प्रिस्टले ने की थी। ठीक है, तो जो नाइट्रस ऑक्साइड है उसका फॉर्मूला होता है N2O। N2O नाइट्रस ऑक्साइड होती है, इसको हंसाने वाली गैस कहते हैं। और इसका जो इसकी खोज की थी किसने, प्रिस्टले ने। ठीक है, हड्डियों में 8% फास्फोरस होता है, जो हड्डी होती है उनमें कितना फास्फोरस होता है, 8%। ठीक है, फिर फास्फोरस गैस का उपयोग समुद्री यात्रा में होम्स सिग्नल या होल्म सिग्नल देने में किया जाता है। किसका उपयोग, फॉस्फीन गैस का उपयोग। ठीक है, समुद्री यात्रा में होम सिग्नल के लिए दिया जाता है। और क्लोरीन गैस फूलों का रंग उड़ा देती है। जो क्लोरीन गैस होती है वो क्या करती है, फूलों का रंग उड़ा देती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सुरक्षित दिया सलाइयों में लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। जो दिया सलाई होती है, जैसे घरों में लालटेन वगैरह यूज करते हैं, अपन दिया जलाते हैं, तो उनमें जो है वो लाल फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है कि जो यूरिया है उसमें 76% नाइट्रोजन की मात्रा होती है। ठीक है, फिर बर्तनों में कलाई करने में अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक, जो बर्तन होते हैं उनमें आपने देखा नीचे साइड काला काला रंग होता है, वो उनको वो कलाई करने बोलते हैं, तो उनमें अमोनियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कि जो शुद्ध एल्कोहल में बेंजीन या ईथर मिलाकर पावर एल्कोहल के रूप में हवाई जहाज के ईंधन में प्रयुक्त होता है। जो शुद्ध एल्कोहल होता है उसमें बेंजीन या ईथर मिलाकर क्या किया जाता है, जो पावर एल्कोहल बना लेते हैं उसको, जिससे उसको हवाई जहाज का जो ईंधन होता है, हवाई जहाज में जो फ्यूल यूज किया जाता है उसके रूप में प्रयुक्त होता है। ठीक है, फिर जो कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में एथिल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है। जो कृत्रिम सुगंधित पदार्थ होते हैं उनको बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो एथिल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम सुगंधित पदार्थ को बनाने के लिए। ठीक है, फिर होता है यूरिया, पहला कार्बनिक पदार्थ है जिसे प्रयोगशाला में बनाया जाता है। ठीक है, तो कौन सा पहला कार्बनिक पदार्थ है जिसे प्रयोगशाला में बनाया गया था, तो वो था यूरिया। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कि जो सिरके में एसीटीन अम्ल पाया जाता है, जो सिरका होता है, ठीक है, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसीटीन अम्ल। एसीटीन अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। ठीक है, फिर उसके बाद आता है एसीटीन का प्रयोग प्रकाश उत्पन्न करने में किया जाता है। ठीक है, जो एसीटीन होता है, एसिटिक अम्ल, वो सिरके में पाया जाता है, और एसिटिलीन का प्रयोग प्रकाश उत्पन्न करने में किया जाता है। ठीक है, फिर है रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए फेरिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। जो रक्त का प्रवाह होता है अगर उसे रोकना है तो किसका उपयोग करेंगे, फेरिक क्लोराइड का। फिर सौर सेलों में सीजियम प्रयुक्त होता है। जो सौर सेल होते हैं उनमें क्या प्रयुक्त होता है, सीजियम। ठीक है, फिर इसके बाद है कि जो पीला फास्फोरस है उसको कहाँ रखा जाता है, तो पीले फास्फोरस को जल में रखा जाता है। ठीक है, फिर समुद्री घास में क्या पाया जाता है, तो समुद्री घास में आयोडीन पाया जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये है ना, ये सारे ये इंपॉर्टेंट है 1 लाइन फैक्ट, ये आप लोग जरूर पढ़ के जाना एग्जाम देने से पहले। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको ऐसे हैं कि आपने अगर एक बार रिवाइज कर लिया तो और एग्जाम में एज इट इज आ जाते हैं तो आप से तुरंत बन जाएंगे। ठीक है, समुद्री घास में आयोडीन पाया जाता है। फिर उसके बाद है खाना बनाते समय सर्वाधिक मात्रा में विटामिन नष्ट होते हैं। ठीक है, जो सब्जियां वगैरह फल वगैरह रहते हैं उनको जब खाना बनाया जाता है तो उनको पकाया जाता है तो उनके जो विटामिन वगैरह हैं वो नष्ट हो जाते हैं सब्जी वगैरह से। ठीक है, फिर आ जाता है कि रजत दर्पण बनाने में ग्लूकोज का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ था केमिस्ट्री का जो दहेज एग्ज़ाम है उसमें प्रीवियस ईयर 2018 या 19 में ये आया था कि रजत दर्पण बनाने में किसका प्रयोग होता है, तो ग्लूकोज का। ठीक है, इस टाइप से एज इट इज क्वेश्चन मिल गया था। ठीक है, दूध पायस कोलाइडी तंत्र है। दूध कैसा तंत्र है, तो पायस कोलाइडी तंत्र है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, उसके बाद आता है यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व क्या होता है, तो दूध का घनत्व क्या होगा, बढ़ जाएगा अगर दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए। ठीक है,
अब उसके बाद आता है कि अस्पतालों में जो कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त सिलेंडर हैं उनमें ऑक्सीजन एवं हीलियम का मिश्रण होता है, ठीक है। तो इस टाइप से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, वन लाइन फैक्ट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने सारे बता दिए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखें और एग्जाम में जाने से पहले एक बार इसको पूरा अच्छे से रिवाइज कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जो लोग पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक लाइक ज़रूर करें वीडियो को, अगर वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।